अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में खुशामदीद। नुसरत जावेद साहब हैं तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। ख़ातून सहाफ़ी सदफ़ नईम जो हैं उनकी हाल ही में इस दुनिया से वो रुखसत हुई हैं और बड़ा अफसोस हुआ जिन हालात में, और फैमिली थी उनकी, और जो कुछ हुआ वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक इसलिए था कि पंजाब हुकूमत ने भी उनके लिए ऐलान तो किया, माली इमदाद का वफाकी हुकूमत ने भी किया, मगर उसके बाद पुलिस ने बग़ैर किसी तफ्तीश के कागज़ पे उनके शोहर से दस्तखत ले लिए कि हमें किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि तफ्तीश ही ना हो। कम से कम लोग सीखे तो सही, पता तो चले कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। माफ़ करना तो ये बात की बात है, लेकिन ये पुलिस का रवैया, और फिर हम अरशद शरीफ पे भी बात करेंगे, मगर पहले ज़रा इसके ऊपर। भाई, आप कानूनी तौर पर पाकिस्तान के शहरी होते हुए अगर हमारे कोई हकूक़ हैं तो एक वाजिब बात कर रहे हो, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आप बिल्कुल मुनासिब और वाजिब बात कर रहे हैं, लेकिन बाबू मसला यही हो रहा है ना कि मुआशरा ऐसे तकसीम हुआ है, एक वाक़या होता है वो ब्लेम साजी शुरू हो जाती है और हक़ाइक़ बहुत पीछे रह जाते हैं बदकिस्मती से, और पुलिस बस कागज़ पे लिखवा देती है और होता तो हादसा है। लेकिन क्या हादसे की वजूहात भी नहीं जाननी चाहिए हम बतौर मेरे मुआशरा? भाई? उसके लिए गालिबन वो कह रहे हैं कि उन्होंने कमीशन, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, शायद। तो अगर वो कुछ कर सकते हैं तो। नुसरत जावेद साहब, एक और जो अरशद शरीफ साहब हमारे साथी जो शहीद हुए, उसके ऊपर एक कमेटी गई, कीनिया गई, 2 सरकारी अफसरान FIA इंटेलिजेंस ब्यूरो के गए। अब वो मालूमात तो लेके आएंगे, मगर यहाँ पे एक कमीशन बना है। मुझे एतराज़ नुसरत साहब इस बात पे है कि उस कमीशन का सरबराह जो है वो ऐसी शख्सियत है कि जो अपनी फील्ड में बड़ी महारत रखती हैं, लेकिन ये उनकी फील्ड नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना। अब्दुल शकूर पराचा साहब हैं जो जनरल मुशर्रफ के PCO पे उन्होंने हल्फ भी उठाया था, और उनकी फील्ड जो उनकी अपनी वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि उनकी फील्ड है बैंकिंग, कंपनी लॉ, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, टैक्सेशन लॉज, और वो कंपनी जज भी रहे हैं। और अब वो अरशद शरीफ के इस मर्डर के ऊपर तहकीकात करेंगे। ये तो ये हुकूमत संजीदा नहीं लग रही मुझे नुसरत साहब। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की यह हुकूमत मट्टी डालना चाह रही है, उस मट्टी के अलावा जो उनकी कबर पर डाली गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, खाली मट्टी डालने की बात ही नहीं है। बेहतर होता कि इस तरह की शख्सियत को नामजद ना किया जाता। ठीक है, यहाँ तो मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर दी, लेकिन मसला ये है ना, मैं तो वो कह रहा हूँ कि वाक़या होता है तो सोशल मीडिया की वजह से हम सारे सहाफ़ी बन चुके हैं, हर शख्स। वो बात शुरू हुई, मैंने तुम्हें ये कहा, मैंने कहा यार दुनिया में कौन सी हुकूमत है भैया, जब एतराफ़ी बयान दे दिया उन्होंने, पहला बयान हुकूमत कीनिया ने दिया कि जी हमारी पुलिस ने मारा है। ठीक, मुझे एक बहुत संजीदा तालिब इल्म कानून के, उन्होंने, मेरी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा सर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस डील किए हैं जिसमें कत्ल हो जाता है, आदमी खुद जो है वो पुलिस के सामने पेश हो जाता है और कहता है कि जी मैंने इस पिस्तौल से मारा है, और वो पिस्तौल इस्तेमाल भी हुई होती है, लेकिन बाकी शवाहिद जो है वो गायब हो जाते हैं, पुलिस मुतमिन हो जाती है कि एतराफ़ी बयान केस क्लोज हो जरूरत हो गया, या पुलिस मुकाबले में जो मारा जाए तो उसकी भी। मैंने आपको पहले रोता रहा, मैंने कहा यार तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप बनाते चले जाएं, खुदा के लिए मुझे ये तो बताइए कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला मुआहदा है या नहीं, जिसमें दोनों हुकूमतें पाबंद होती हैं एक दूसरे में ताउन करने को, वो नहीं। उसके बाद आज तक आपको बताए चले जा रहे हैं रिवायती और सोशल मीडिया पे कि जी कीनिया पे तो पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीजा मिलता है। यह गलत है। कीनिया को, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या कोई भी हो, आपको ई वीजा लेना पड़ता है। सही। और हालत यह है कि पाकिस्तान से कुछ जाना चाहते थे साथी हमारे, तो यहां की जो उनकी इंटरनेट वेबसाइट है उन्होंने कहा जी वो क्रैश हुई हुई है। ठीक है, बुरी हालत है। लंदन में मुकी, अरे बुरी हालत नहीं यार, जब के क्रैश हो गई क्या कर रहे हो यार। दूसरी बात यह है कि चले बरतानिया में मुकीम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर सर्टन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट
दे अप्लाइड एंड दे हैव बीन ट्राइंग एंड वेटिंग, और उन्हें कीनिया से वीजा नहीं मिल रहा। तो ये तमाम बातें भी आप देख लेना, तो उसकी वजह, मैं सही बात है जहां वो कहें कवर अप। अच्छा, बहरहाल ये तो हो गया, ये आपने जाहिर है बहुत अच्छे मौजूआत उठाए, लेकिन मैं असल तो तुम्हें पता है हमें दुकान तो कोई और बेचनी पड़ेगी, सौदा को और लगाएंगे, सहाफियों की और भी जिम्मेदारियां हैं, मैं और भी गम है सहाफियों के। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मैं या आप नहीं कह रहे हैं, दो सहाफ़ी नहीं कह रहे, मैं याद दिलाता रहता हूँ आपको कि पाकिस्तान में दो सूबे हैं, एक का नाम है सिंध, एक का नाम है बलूचिस्तान। इन दोनों में हालिया सैलाब की वजह से 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। सही। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के जो जनूबी एशिया के डायरेक्टर हैं ये साहब, जिनकी हम तस्वीर और नाम मिस्टर जॉर्ज लरिया अदीजी, इन्होंने खुद सैलाब ज़दगान का दौरा किया है। वहां पे दौरा करने के बाद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है कि 96 लाख बच्चों को इंसानी इमदाद की जरूरत है, यानी उनको बचाना है अगर तो सर्दी से, बीमारियों से। इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख डॉलर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और 2 करोड़ 30 लाख डॉलर उनकी एजुकेशन को यकीनी बनाने के लिए कि वो जारी रखें, दरकार है। ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा खुद कह रही है कि हमने ये तमाम सैलाब की बुनियाद पर जो दाद फरियाद की, तो जो ये रकम हम चाहते हैं उसका अभी तक सिर्फ 15% मिला है। 15%? सिर्फ अगर 100 रुपए मांगे थे तो कहा जी फिलहाल है 15 रुपए भरोते माफ करो। आप शायद जवाब ना देना चाहें, मगर एक सवाल पूछ लूं आपसे, इसमें कसूर अक़वाम मुत्तहिदा का है या हमारे कायदीन का भी है, लीडरान का? आलमी तौर पर वो कहा जाता है, एक फटीग आ जाती है, लोग थक चुके हैं। इस वक्त हो रहा है जी यूक्रेन से महाजरीन आ रहे हैं, फिर यमन में फाका कशी से बच्चे मर रहे थे, उससे पहले सीरिया के महाजरीन का मसला। अब दुनिया उकता चुकी है और मसाइल इतने हो गए हैं। मगर नुसरत साहब, हमारी हुकूमत कहती रही है कि माहौलियाती तबाही दुनिया कर रही है, भुगत पाकिस्तान रहा है, हमें माहौलियाती इंसाफ चाहिए। उन अपीलों का क्या हुआ? देखिए उन्होंने उन बम छोड़ दी है, कमाल कर रहे हो यार, भाई नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है हमारी कोई क्रेडिबिलिटी तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ये कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है यार, भाई यमन की क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी वहां भी तो बच्चे मर रहे हैं ना, सीरिया भी है। मैं तुम्हें अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में हाड़ा हुड़ी मची हुई है, ये भी आप जहन में रखें। तो फिर हर बात जो है वो ये मत कहे कि जैसे हमने पाकिस्तान में बात की, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मैं ऐसे आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं आपको कि फ़र्ज़ करो मैं कराची में रहता हूं, मैं सिंधी हूँ, बलोच हूँ, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, कोयटा में रहता हूँ, मैं टेलीविज़न देखता हूँ अपना मेन स्ट्रीम। मैं तो कहूँगा यार यहाँ तो लॉन्ग मार्च हो रहा है, रौनक लगी हुई है टीवी पे, इस पे पैसे खर्च भी हो रहे हैं, बड़ा खर्चा हो रहा है, कंटेनर आ जा रहे हैं, गड्डियाँ शड्डियाँ, खाने शाने, बिरयानियाँ, और हमारा कौन जिक्र कर रहा है। लेकिन ये बात कहने के बाद हमें भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि टेलीविज़न इज़ ऑल अबाउट आई बॉल्स। मुझे और तुम्हें यहाँ जो बिठाया गया है वो जर्नलिज्म पे लेक्चर देने के लिए नहीं बिठाया गया। वी आर सपोज टू अट्रैक्ट आई बॉल्स। तो आई बॉल्स के लिए मियाँ इस पे वापस आओ कि ये इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अभी तक जो इसने जो फ़ज़ा बनाई है वो तुम्हारी दानिश में क्या है, उस पर मुझे एजुकेट करो, ताकि कुछ लोग सुने आपके फरमुदात और वो कहे कि हाँ हूँ ना है ना कम दी गाल दोते। सर, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से जो फ़ज़ा बनी है वो आपने बता दी है कि हमारे मीडिया की तवज्जो सारी की सारी खान साहब यहाँ पहुँच गए हैं, खान साहब वहाँ पहुँच गए हैं, और खान साहब अपनी तकरीरों में किसी इस्टाब्लिशमेंट का, किसी चोर डाकू का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो 96 लाख बच्चे हैं, इनके हवाले से खान साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि भाई इतने बड़े हजूम में कुछ जिक्र इस 96 लाख बच्चों का भी हो जाए, जिनके तकरीबन 23,000 स्कूल जो हैं वो तबाह हुए हैं, जो इसी आपकी यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो खान साहब की तरफ से हम कोई तवक्को ना करें, इतनी बड़ी जमात है और लाखों का मजमा इकट्ठा नहीं, और फिर उनकी शोहरत रही है कि वो अगर ज़रूरतमंदों के लिए शौकत खानम अस्पताल
आ गई समझ। लेकिन जाहिर है इस वक्त उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं और हमारी तो बारी भी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रौनक लगी हुई है ना। तो उसमें हिस्सा डालो। ये बताओ कि तुम अभी तक क्या महसूस करते हो, लॉन्ग मार्च का क्या इम्पैक्ट तुम महसूस करते हो? सर ये तो एक छोटी सी हम ब्रेक ले लें, सांस ले लें, मैंने और फिर हम वही करेंगे। मैंने जब आई बॉल अट्रैक्ट करने के लिए सवाल किया और तुमने तो बस वो आई बॉल ही अट्रैक्ट करने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम बात करेंगे खान साहब की लॉन्ग मार्च की, कि आखिर ये लॉन्ग मार्च कितनी लॉन्ग है और कितनी लॉन्ग रहेगी, और क्या इस्लामाबाद भी पहुंचेगी, यहाँ पे शो डाउन होगा, धरना होगा, या फिर कुछ और। एक वक्फे के बाद जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा या नहीं होगा। नुसरत साहब, खान साहब कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं या शो डाउन चाह रहे हैं, क्या इस पोजीशन आप सवाल को मेरी जानिब मत उछालिए। मेरी तरफ उछालने से पहले अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँगा तो मैं इत्तेफाक करूँगा, वरना इख्तलाफ करूँगा। मैं तो समझता हूँ कि खान साहब जो हैं कुछ इस लॉन्ग मार्च के अंदर कोई फेस सेविंग शायद चाह रहे हो, कोई रास्ता मिल जाए इस्लामाबाद से हो के ऐसे करके पतली गली से वापस निकलने के लिए। वजह साफ जाहिर है, मुझे ये लगता है कि उनको ये एतमाद है कि वोटिंग डालने के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन ये रैली शैली के लिए शायद नहीं निकलेंगे। तो इज्जत इसी में है, थोड़ा इंतज़ार कर लें, बजाय इसके कि यहाँ पे कुछ ऐसा शो डाउन हो जाए कि वो वाकई जुल्फ़कार अली भुट्टो बन जाए। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब जो उनका टोन और टेनर है, मेरा पहले ये ख्याल था, मैंने इस प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा इन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को जो 8 दिनों तक फैलाया है उसमें वो शायद काकड़ फार्मूला 2 टाइप की कोई चीज़ जो है उसकी उम्मीद उन्हें है। मेरा अपना ख्याल है कि गुज़श्ता हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वो वाक़या नहीं होने वाला, वो फार्मूला अब नहीं आएगा फिलहाल। इसके लिए उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो टेम्पो बढ़ाएं और वो मजीद जारहाना अंदाज अख्तियार करें। और मजीद जारहाना अंदाज अख्तियार करने का मेरी ख्वाहिश नहीं है, उसका उन्होंने इंडिया भी दे दिया है। उन्होंने आज जो ट्वीट किया है, जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाह कुन। मुझे तो नुसरत साहब, तारुल कादरी साहब, इल्लामा तारुल कादरी साहब की याद आ गई कि जो जिस किस्म की तकारीर, शोला बयानी वो करते थे, खान साहब कोशिश भी कर लें तो अपने कज़न के मुकाबले में नहीं आ सकते। देखो भाई, तो ये तकरीरें तो हैं। और वैसे भी जो जो इस्लामाबाद करीब आ रहा है, नुसरत साहब लोगों को जोश दिलाने के लिए ज़रा मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी गरमाइश पैदा कर रहे हैं। मैं कोई इमरान खान साहब की जमात का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। सीधी सी मैं आपको बात बताऊं कि खान साहब के एतमाद में इजाफा हो रहा है। वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने इशारों के नाम में बात की तो 2 आला तरीन अफसरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खामोश नहीं हुए, उन्होंने फिर जवाब यहाँ गजल लिखी और जवाब यहाँ गजल लिखने के बाद वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात, कुछ खबरें हैं कि मजीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। यार वो एक अलग बात है, मैं अभी इमरान खान साहब तक कहना चाहता हूँ। ये बात करने के बावजूद फर्ज करें कि उनमें क्यों एतमाद की कमी होती, कल उन्होंने कुर्रम का इंतखाब कौमी असम्बली का दोबारा जीत लिया। ठीक ठीक। अब मैंने 8 नशिस्तों पर खड़ा हुआ, 7 जीत ली। इन तमाम बयानात के बावजूद मैंने टेम्पो बढ़ाया, उस टेम्पो के बावजूद कुर्रम मेरे साथ खड़ा हुआ और जीत गया। तो मैं फेस सेविंग क्यों लूं? क्यों?
तो मुझे तुम एक्सप्लेन करो ना, मैं क्यों लूंगा? यहाँ पे 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजमों के साथ जो हुआ है, तो एक कुर्रम का इंतखाबात या 6 इंतखाबात जीत के तब भी आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का एतमाद का लेवल ऊपर जाएगा? भाई ये माहौल बदल चुका है आपके ख्याल में? सब कुछ इंतखाबात से तय होता है इस मुल्क में नुसरत साहब? आप तो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ये देखिए ना, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके साथ तो अभी कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ ना। वो जिस वजीर आजम की बात कर रहे हो, वो मौसूफ वजीर आजम भी थे। इस आईन के मुताबिक इस मुल्क के नाम नहाद चीफ एग्जेक्टिव होते हुए बिल्कुल वो अपने से निचली सतह के अफसरान के रूबरू जीआईटी में पेश होते रहे कि नहीं? बिल्कुल मुल्जिम की तरह। तो ये दोबारा नहीं हो सकता? इनकी सूरत होता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं? ये इसी तरह तो आप फिर वो इसलिए कि वो उनके पास अवामी हमायत मुयस्सर है, आप उसको पसंद करो या ना करो, ठीक है। मैं अगर फर्ज करो जब तहरीक इंसाफ ये कहती है, मैं अगरचे इसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करूंगा, ठीक है हमारे यहाँ, लेकिन देखो जब बात होती है ना, कहते हैं आ मंजूर तो आ ना मंजूर, यही बात। लोग सादा जवाब चाहते हैं, जज्यात में कोई नहीं जाता, तो तफसीलात में कोई नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा, इन्होंने पेशावर में हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब को इतवार के दिन जब हराया, मैंने कहा यार ये सूबाई दारुल हुकूमत में टर्नआउट का क्या आलम है। अब कल इन्होंने जो ये कुर्रम का इन्होंने वो इलेक्शन जीता है, ठीक, उसमें टर्नआउट क्या है? उसमें भी 18% तो कुछ है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है 18.4%। अब सवाल ये उठता है मेरे भाई कि वो लोग कहेंगे जी ज़िमनी इंतखाब में ऐसे होता है। इसी हल्के में आपको पता है कि इमरान खान साहब के होते हुए, चूंकि जो पहले जो थे मुनीर औरंगज़ई साहब, उनकी वफात हो गई, सही, तो वहाँ पे भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उस वक्त जो वोटर टर्नआउट था वो भाई 31% था, सही। अब और जबकि वहां के एक मकामी रहनुमा खड़े थे, अब जबकि इमरान खान साहब खुद खड़े हैं, जीत गए 8000 की लीड से, लेकिन टर्नआउट जो है 18.4% रहा और इन्हें वोट मिले तकरीबन 20,000। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी मुझे ये ख्याल आता है कि वोटरों की अक्सरियत तो नहीं, 20,000 लोग कुर्रम में कि जी ईस्ट और वेस्ट इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, असेंबली जाओ ना जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप लेकिन मेरा सवाल ये उठता है, जो मैं जिसके बारे में सोचूंगा कि यार इस हल्के में 1,98,618 वोटर थे रजिस्टर्ड, और उसमें से 20,000 इमरान खान, उनमें से सिर्फ 20,000 जो है निकले। अच्छा, जो आदमी घर से 20,000 आदमी यानी वोट में डालने में तो कोई आपको खतरा नहीं है कि पुलिस रेंजर रांसू गैस, यार आपने घर से निकल के वोट डालना है ना। मगर सर फिर सवाल ये बनता है कि आप तो अपनी बात की खुद ही तरदीद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, और फिर कह रहे हैं वो शो डाउन भी चाहेंगे। वो शो डाउन क्यों चाहेंगे? सुन लो ना, ये जो तज्जिया है ये तफसीलात की बुनियाद पर नुसरत जावेद ने किया है, ठीक है, ये इमरान खान का और तहरीक उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। यार मेरा ख्याल है, या कम से कम उनका बयानिया देखो ये है, और जो बिक रहा है कि एक तनहा आदमी वो 13 जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार को जो हुकूमत में बैठी हुई है पछाड़ के रख देता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि 3 महीने पहले इंतखाबात हो जाएं या 3 महीने बाद में हो जाएं? इमरान खान क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे? और शो डाउन की शक्ल क्या होगी? कभी आपने सोचा है इस शो डाउन का शक्ल क्या होगी, उसका नतीजा क्या होगा? उसकी शक्ल ये होगी कि वो जब पिंडी पहुंच गए, मेरा ये ख्याल है कि गुजरात में जब वो पहुंचेंगे तो उधर चौधरी यानी कि परवेज इलाही का चूंकि हल्का है और वो वजीर आला इनकी मदद से बने हुए हैं, तो इनका एक बड़ा वहां पे एक शो बनेगा। गुजरात के बाद जब ये पहुंचेंगे जेलम, तो जेलम में इन्हें उधर से भी मीरपुर से, तो फिर भी काकड़ फार्मूले का बात सुने ना, तो आपको इम्कान है कि तारीख मिल जाएगी। मेरी बात तो सुनो ना, मैं अभी भी कह रहा हूं कि फिलहाल वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शो डाउन होगा।
इसलिए होगा कि ये फिर आके रवात बैठे रहेंगे रवात में, लेकिन कितने दिनों तक ये मजबूर होंगे कि जाएं। और उस पर मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि क्यों होगा। सब मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। नए आर्मी चीफ का अगर नाम आ गया तो फिर तो शो डाउन का बिल्कुल इम्कान नहीं है। मैं नहीं मानता नाम नहीं आएगा नए आर्मी चीफ। भाई मैं नहीं जानता कि आना है या नहीं, जिस बात की खबर हो मैं तुम्हें कहूंगा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये अपने लिए सेफ पैसेज लेते नजर आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस ट्वीट कि तय करो कि बैलेट के जरिए सॉफ्ट रेवोल्यूशन आना है या बुलेट के जरिए यहां पे खूनरेजी होनी है। तो सर ये जो ट्वीट है इमरान खान की, लगता है वो अनसेफ पैसेज, लेकिन ये अनसेफ मुल्क के लिए होगा, कौम के लिए होगा। खान साहब को कुछ भी नहीं होना, उनको तो आज तक हुकूमत कोई गिरफ्तार नहीं कर सकी। मरेंगे तो पराए बच्चे और पराए लोग मरेंगे। आप अगर ये बात कर रहे हैं कि वो अनसेफ पैसेज, तो मेरे ख्याल में पर्सनली उनको तो सेफ पैसेज मिल जाएगा, लेकिन जो उनके बेचारे सपोर्टर्स हैं जो उनके साथ आ रहे हैं, शायद उनके लिए कोई सेफ पैसेज ना हो। छोटी सी नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपने वकला के जरिए यकीन दहानियाँ कराई थी, वो उन यकीन दहानियों से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा मैंने तो कोई यकीन दहानी कराई नहीं थी कि 25 मई को जो उन्होंने रेड जोन में दाखिल होकर तकरीर की थी वो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की खिलाफ वर्जी थी, और मैंने तो ये कहा ही नहीं था वकीलों के ज़रिए कि हम H9 में मुजाहरा करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उनके वकील भी मुकर गए हैं। सहाफ़ी अब आपको सुनाएगा अदालती कहानी। यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब के आगे बहुत से इदारे मजबूरी में बहुत कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कुछ ना कुछ वजाहत तो देनी होगी। नुसरत जावेद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन ने अपनी ज़ाती हैसियत में 25 मई को जो रेड जोन में दाखिल हुई PTI, उस हवाले से दरख्वास्त दायर की कि जनाब उनको रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का बेंच, जिसके सरबराही जस्टिस इजाजुल हसन कर रहे थे, उन्होंने हुक्म दिया कि इनको मुतलका जगह जो है वो फराहम की जाए। H9 में रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। मगर फिर 25 मई को इमरान खान दाखिल हो गए ये टीवी पे ऐलान करते हुए कि सब लोग रेड जोन पहुँचे बावजूद 3 जजों के हुक्म के। और फिर हुआ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को उन 3 जजों का बेंच ख़त्म करके 5 जजों का बेंच हंगामी सूरत हाल में बनाना पड़ा अगले ही दिन 26 मई को। और फिर उन 5 जजों ने भी हुक्म जारी किया। इन 3 जजों ने भी अपने हुक्म में लिखा कि PTI की टॉप लीडरशिप ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। और फिर 5 जजों ने भी लिखा कि PTI की टॉप पार्टी लीडरशिप ने यकीन दहानी कराई है कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का 25 मई का भी हुक्म है और 26 मई का भी हुक्म है। मगर अब हुआ क्या है, ये बड़ी ही दिलचस्प एक सूरत हाल पैदा हो गई है। आज 25 मई के उस हुक्म के बाद और 26 मई के उस हुक्म के बाद खुफिया अदारों ने जो रिपोर्टें दी थी, ISI ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने, उन रिपोर्टों को PTI के हवाले किया गया कि ये तो कह रहे हैं कि आपको पता था और आपने वायलेशन की है। तो आज जो जवाब जमा कराए उन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद वो बड़े दिलचस्प हैं। खान साहब तो मुकर ही गए। उन्होंने कहा कि आपने जो हुक्म में लिखा है कि PTI की टॉप लीडरशिप ने एडवोकेट फैसल फरीद, डॉक्टर बाबर अवान के जरिए में यकीन दहानियाँ कराई हैं, मैंने तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ था अपने इन वकीलों से जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हैं। इमरान खान कहते हैं कि अदालत में दी गई यकीन दहानी से लाइल्म हूँ, मुझसे तो किसी का राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात है वो वकील भी मुकर गए। अब वो वकील कह रहे हैं, फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी के भाई हैं, वो कह रहे हैं हम तो फरीक ही नहीं थे, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त थी शुएब शाहीन साहब की। और ये भी इसमें भी एक चालाकी है कि आप ये देखें कि उनको यूज़ करके खुद फरीक ही नहीं बने ताकि कोई भी अगर उसमें आर्डर है तो हम उसमें ना हो। वही हुआ। फैसल चौधरी कह रहे हैं मुझे तो अदालत ने रोस्टरों पे बुला लिया था, मैं तो वैसे ही कमरा अदालत में बैठा हुआ था। वो आमतौर पे वैसे ही बैठे होते हैं मुख्तलिफ कमरे अदालतों में। और फिर PTI की क़यादत से कोर्ट ने मुझे कहा कि जाके हदायत लो, और फिर कहा कि क़यादत से मेरा उस रोज़ रब्ता ही नहीं हुआ था। और फिर ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बाबर अवान को मतला किया
डॉक्टर बाबरवान ने असद उमर से बात की और उनको सूरत हाल बताई और फिर कहा कि H9 की जगह दी गई है। इमरान खान से कोई रब्ता नहीं हुआ, ये फैसल फरीद चौधरी कहते हैं। और बाबरवान ने भी बयान जमा कराया, वो कहते हैं मैं तो मुकदमे में फरीक ही नहीं था और इमरान खान का नाम तो अदालती हुक्म में था ही नहीं। तो अब वजाहत तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों को देनी चाहिए कि जिन्होंने अपने हुक्म में लिखा है कि यकीन दहानी कराई है पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने। मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। नहीं, अल्लाह ना करे भाई। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने के ज़ेर गौर मामला है और भाई मैं तो पुरानी मज़ा का, मैं तुम्हारी तरह मुजाहिद अव्वल मुझे बनने का शौक नहीं है। गलत बात नहीं, आपने हक़ाइक़ को बयान कर दिया ना, बिल्कुल आपने हक़ाइक़ बयान कर दिए। अब इन हक़ाइक़ की रोशनी में हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत क्या सोचेगी, ये उनका इस्तेहकाक है। हम कौन होते हैं उन्हें तजवीज़ देने वाले? हम कुछ नहीं होते। हाँ, जब फैसला आ जाए फाइनल एक, तो उसके बारे में हम अपनी राय का इजहार जो है, जिसको वो क्या कहते हैं वो कि भाई आप ओपिनियन अपना एक दे सकते हैं, फेयर ओपिनियन, वो अभी एक बार फिर वो आ रहे हैं। तो भैया अब तो कम से कम उन्हें H9 की जगह का पता होगा। अब ये है कि देखिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं फेस सेविंग, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब फेस सेविंग मिलना मुमकिन नहीं रहा। अगर फेस सेविंग देना होती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। आगे समझ। इसीलिए इमरान खान साहब ने भी अपना टेम्पो बढ़ाया है और एक मर्तबा फिर तल्ली खड़काई है कि ये फैसला आपका है कि मुझे इंतखाब दे रहे हो या मुल्क में खलफशार चाहते हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी आपके ख्याल में? वो सुप्रीम कोर्ट से तो कह ही नहीं रहे ना, वो तो बकौल उनके बूट पॉलिश वालों से, मतलब मैं ये तो सियासत जब था वो शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया ना मुश्तरका दोस्त, उसके जवाब में उन्होंने कहा, और ये बात खाली उन्होंने नहीं, उनके एलआई चौधरी परवेज एलआई साहब ने खुल के बयान कर दी कि जी खान साहब तो उन्हीं से बात करेंगे जिथे गल मुकदी है। आ गई ना समझ? तो मैं उस रेफरेंस में तुम्हें ये कह रहा हूं कि इस पूरे किस्से में ना वो सुप्रीम कोर्ट को ला रहे हैं, ना वो चोर और लुटेरे कोट अनकोट, मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ को ला रहे हैं। वो ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको जिनको वो कहते हैं कि जिनके बूट पॉलिश करते हैं मौजूदा वजीर आज़म। दुरुस्त? अब उनको अभी तक कोई ऐसा इन्होंने मंजर नहीं दिखाया कि उनका हंगामी इजलास हो और वो कहें यार हेलीकॉप्टर भेज के बुलाओ जी खान साहब ने। अभी तक वो जहां तक पहुंचे। लिहाजा मैं आपको दोहरा रहा हूं, अल्लाह करे कि मेरा खदशा गलत साबित हो कि इमरान खान साहब मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आज ये कहा है कि मुझे इस्लामाबाद पहुंचने में 8-9 दिन भी लग सकते हैं, यानी कि वो शायद 4 के बाद भी आए। मगर सर इस मुल्क की जो सबसे बड़ी तैनाती होनी है उसका क्या बनेगा भाई? क्या वो हो सकेगी आपके ख्याल में ऐसे हालात? आखिरी हफ्ते में, अरे अगर वो तैनाती से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल आपके वज़ीर आज़म ने चीन जाना है, उसके बारे में मैं कल तुम्हें बताऊंगा। वो तो होके आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो है साथ में ये भी रखो कि जब मैं टर्न आउट की बात कर रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा में एवरेज 27,4 रहा है, लेकिन पंजाब में है 44.8। इसका मतलब है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाब नहीं, मार्का हुआ है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मामले। ये सारे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो ना, मैं अर्ज क्या करना चाह रहा हूं। क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए कि भैया महंगाई की लहर आई इस हुकूमत के आते ही, जिनके बारे में ये फर्ज किया जाता था कि कारोबारी हैं, ये है वो है, और हर हफ्ते हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स महंगाई की शरह बयान करता है। 51 ऐसी बुनियादी अशिया हैं जिनमें से चंद गरीब तरीन आदमी भी खरीदने को मजबूर है जिंदा रहने के लिए। गुज़श्ता हफ्ते जो है महंगाई की शरह वो थी 27.13, लेकिन
गुज़श्ता हफ्ते वो दोबारा 30 पर वापस आ गई है, यानी जहां मिफ्ता इस्माइल के दिनों में थी, अब डार साहब के दिनों में वहां पहुंचे हुए। मेरी बात समझ रहे हो? तो डार साहब का आना भी, मैं बार बार फरियाद करता था कि वो जो कहते हैं ना, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। क्या इसमें इमरान खान की लॉन्ग मार्च का भी कोई रोल है? हो सकता है कि सप्लाई चेन वगैरह में इश्यूज हों, लोग क्योंकि घबरा जाते हैं, जीटी रोड पे बांधेगा जी, पता नहीं उसे जावांगे या नहीं जावांगे। ये होता है ना कि इनसिक्योरिटी का एलिमेंट होता है, वो एक एलिमेंट है। लेकिन बुनियादी जो है ना, ये आप बात समझे, हमारे यहाँ महंगाई का तूफान आया 2 वजूहात की बिना पर, बिजली की कीमतों में इजाफा और पेट्रोल। बिल्कुल। और इस वक्त IMF के साथ जो आपने मुआहिदा कर रखा है, आज रात आपको डीजल की कीमत में कुछ इजाफा करना होगा, अगर पेट्रोल की कीमत पे नहीं। ये मैं आज रात की आपको बात करता हूं, डीजल की कीमत में कम अज ये आप कम। खबर यानी दें। अगर IMF की आपने बात माननी है, तो अगर आप आज रात ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें तो सर IMF को हमारे हालात का नहीं पता, IMF को हमारे हालात का नहीं पता। क्या हम IMF से रीनिगोशिएट नहीं कर रहे? कोई इम्कान नहीं वो है। कहते हैं कि आप बचपन से कहते चले आ रहे हैं, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, जरा उन्होंने को वो कभी नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन सान कुछ दियो। नसर साहब बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, और हम अब आइंदा नज़र रखेंगे इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च पे, क्योंकि उससे हमारे मुस्तकबिल का और हमारे इदारों के मुस्तकबिल भी जुड़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।